सोचो जरा 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए थे तो दोनों के पास एक ही स्टार्टिंग लाइन थी। बट आज 2025 में एक तरफ है एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी विच इज इंडिया एंड दूसरी तरफ है पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी कोलैप्स होने के एज पर है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सो हाय गाइस, आई एम धैर्य एंड आज हम एक ऐसी कंट्री को डिकोड करने वाले हैं जिसका इकोनॉमिक डाउनफॉल उसके पूरे नेशन के लिए एक नाइटमेयर बन गया है। दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी अबाउट जीडीपी और नंबर्स, बट ये एक क्लासिक मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, मिलिट्री इंटरफेरेंस की और एक नेशन के मिस्ड अपॉर्चुनिटी की कहानी है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस केस स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक ब्रेकडाउन ऑफ द कंट्री पाकिस्तान एंड देयर डाउनफॉल। प्रॉब्लम नंबर 1, ओरिजिन्स ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रेन प्रॉब्लम। जब पाकिस्तान ने 1947 में इंडिपेंडेंस गेन की तो उनकी इकोनॉमी लार्जली एग्रेरियन बेस्ड थी, मीनिंग कि वो एग्रीकल्चर एंड लैंड के ऊपर काफी डिपेंडेंट थे जैसे कि इंडिया भी थी। लेकिन जहां इंडिया ने ग्रेजुअली अपने इंडस्ट्रियल बेस, सर्विस सेक्टर और एक्सपोर्ट्स को ग्रो किया, पाकिस्तान ने शुरुआत से ही इंपोर्ट्स एंड फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर काफी ज्यादा रिलाई किया। एंड एक्चुअली 2025 तक भी पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो सिर्फ 13.1% था, while the actual South Asian average is 30%। मतलब पाकिस्तान लिटरली सिर्फ अपना हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटरनल डेवलपमेंट पे खर्च करता है कंपेयर टू द अदर साउथ एशियन कंट्रीज विच इज़ प्रिटी लो। एंड पाकिस्तान ने कभी से भी अपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया। फाइनेंशियल ईयर 2018 में उनका प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अपने टोटल जीडीपी का सिर्फ 10% था। इसका मतलब सिंपल है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल काफ़ी ज़्यादा अंडर फंडेड है एंड एनर्जी, वाटर जैसे असेंशियल रिसोर्सेज की क्रॉनिक शॉर्टेज पाकिस्तान में हमेशा से रही है। एंड सम ऑफ दिस प्रॉब्लम्स एक्चुअली बिकेम अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ओवर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री पाकिस्तान। प्रॉब्लम नंबर 2, द मिलिट्री रूल एंड द मिसप्लेस्ड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज। 1958 से लेकर 2008 तक पाकिस्तान का मेजर पोर्शन मिलिट्री रूल के अंडर ही गुजरा। उनके आर्मी का इन्फ्लुएंस एक्चुअली सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही लिमिटेड नहीं था, बट उनके इकोनॉमी पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट और रूल डाल रहा था। हर बार उनके कंट्री में जब भी कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिलेक्ट होती थी, या तो वो काफी ज्यादा वीक थी या तो वो बहुत शॉर्ट लिव थी। 5 ईयर्स का टोटल पीरियड किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपरली कंप्लीट ही नहीं कर पा रही थी। एंड इफ यू एक्चुअली सी, एक कंट्री की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उनके कंट्री के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा रेड फ्लैग होती है, विच एक्चुअली मीन्स कि जब भी कोई फॉरेन कंपनीज या इन्वेस्टर्स पाकिस्तान एज अ कंट्री के ऊपर इन्वेस्ट करने आते हैं तो उनको ये तो एग्जैक्टली नहीं पता कि उनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल प्रूव होगा कि नहीं होगा, बट उनको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी रिस्की लगता है, विच एक्चुअली मीन्स कि उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, मिस्ड वेव्स ऑफ ग्रोथ इन आईटी, स्टार्टअप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको याद होगा 2000s में जब ग्लोबल आईटी रेवोल्यूशन आया था तो इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं किया था एंड ऑन टाइम इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर जंप किया था। जहां उन्होंने बैंगलोर एंड हैदराबाद जैसे कंट्रीज के ऊपर इन्वेस्ट करके उन्हें लोकल ही नहीं बल्कि ग्लोबल टेकअप्स बनाने के लिए पुश किया था। इवन बांग्लादेश कंट्री ने अपने इकोनॉमी को अपने गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग से अपनी इकोनॉमी को काफ़ी पुश किया था। बट इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, उनने एक्चुअली ये सारी ही चीज़ें मिस कर दी, जहां ना उनके पास प्रोडक्शन था ना ही वो किसी को सर्विस दे पा रहे थे। एंड दीज आर एक्चुअली सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ वॉट पाकिस्तान एज अ कंट्री एक्चुअली मिस्ड। They did not actually take the benefit of this whole IT boom. They had a very weak industrial base. At the same time, they had a very unreliable energy developments which further stopped their growth. If we see inside of the country, उनका education and healthcare sector भी काफ़ी properly developed अभी तक नहीं है। और अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो काफ़ी इनकम्प्लीट रोड नेटवर्क्स हैं एंड काफ़ी पुअर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है पाकिस्तान के पास। जहां इंडिया और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज इंडिपेंडेंट होने के बाद अपने एक्सपोर्ट चेन्स को बिल्ड कर रहे थे, पाकिस्तान वाज एक्चुअली स्टक इन क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस। एंड इतने सारी क्राइसिस को सॉल्व करने की वजह से टेक्नोलॉजी की ये आईटी वेव एक ऐसी वेव थी जो पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक मिस कर दी। पॉइंट नंबर 4, IMF डिपेंडेंसी एंड द लोन बबल। When we actually went into checking the facts, it proved that today Pakistan's external debt is standing at a massive $131 billion, जो 40 अफ्रीकन कंट्रीज की टोटल जीडीपी से भी ज़्यादा है। एंड फॉर द होल कैलकुलेशन यू कैन एक्चुअली सी द चार्ट ऑन योर स्क्रीन्स। इफ यू टॉक अबाउट द कंट्रीज डेट, Pakistan is to come on the top. Pakistan's foreign exchange reserves are nearly depleted.
And just in 2024 alone, the country had to pay $27 billion in interest just to service its debt, which means that they are actually struggling to even repay their loans, let alone कि वो अपने economic development के ऊपर invest करेंगे ही कहाँ से। Over 60% ऑफ फेडरल फिजिकल रिसोर्सेज जा रहे हैं सिर्फ इंटरेस्ट रीपेमेंट में और बाकी करंट एक्सपेंडिचर में। द बेसिक कंक्लूजन एंड द रिजल्ट ऑफ होल ऑफ दिस दैट दे हैव नो मनी लेफ्ट फॉर रियल डेवलपमेंट्स इन द कंट्री, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि पाकिस्तान IMF के पास बार बार ये फंड्स का रिक्वेस्ट करने के लिए जाता है। अब तक पाकिस्तान 23+ IMF फंड स्कीम्स का हिस्सा बन चुका है। ये प्रोग्राम्स एक्चुअली IMF के शॉर्ट टर्म लोन्स की तरह वर्क करते हैं, जहां वो उन कंट्रीज को ये लोन ऑफर करते हैं जो कंट्रीज अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट या अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2024 एंड इन द बिगिनिंग ऑफ 2025 पाकिस्तान को $1 बिलियन का IMF ट्रांच मिला और साथ ही एक 1.4 बिलियन का क्लाइमेट रेजिलियंस लोन। But while providing these loans, even the IMF was concerned about the same. That is, Pakistan actually serious about making their reforms, or they are just buying time to repay their loans. Even IMF has now suggested Pakistan कि उनको अपनी economic stability and अपने economic reforms के ऊपर invest करना रहेगा, वरना इस cycle कभी break नहीं हो पाएगी and they'll be taking loans again and again. Point number 5, and before concluding this whole video, the present day mayhem and their 2025 geopolitical fallout. Now, if you only keep in mind this particular month, which is the month of May 2025, and just to backtrack a little about the whole story, अप्रैल 2022 को पहलगाम में एक टेरर अटैक हुआ जिसने सारी चीज़ें बदल दी। इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर टारगेटिंग टेरर बेसिस इन POK। पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने के लिए अपना ऑपरेशन बनाया विच इज कॉल्ड बनियन-ओई मरसूस, एंड एक्चुअली द टेंशन फ्लेयर्स बिटवीन बोथ द नेशंस एमिड सर्कुलेटिंग अ न्यूज़ एंड अ टेरर ऑफ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड इसका सीधा असर एज ऑब्वियसली तुरंत फाइनेंशियल मार्केट्स पे दिखने लगा। इफ यू प्रैक्टिकली सी तो इंडिया के निफ्टी में भी कुछ डिक्लाइन था, बट इट वाज ओनली बाय 1.5%। बट इफ यू टॉक अबाउट द पाकिस्तान्स KSE 100, इट एक्चुअली क्रैश्ड बाय 5.55% इन अ सिंगल डे एंड 9.5% इन टोटल। द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस, पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट एक्चुअली इंडिया से 245 टाइम्स छोटा है एंड इसी वजह से ज़्यादा वॉलेटाइल भी है। बट दैट इज नॉट एवरीथिंग। इंडिया ने अपने इंडिया पाकिस्तान के ट्रेड को भी फ्रीज किया एंड अपनी इंडस वाटर्स ट्रीटी को भी बैन कर दिया, विच एक्चुअली कैन बी अ बिग थ्रेट टू द पाकिस्तान एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। GCC कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, UAE, जिनसे पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट मिला करता था, वो भी अब बैकआउट करने लगे हैं। UAE एंड सऊदी अरब जैसी कंट्रीज ने भी अब इंडिया और बांग्लादेश जैसे स्टेबल मार्केट्स एंड स्टेबल कंट्रीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। US, UK एंड IMF ने भी अभी सपोर्ट विद कंडीशंस का अप्रोच लिया है, विच मीन्स दैट ओनली इफ योर रीजन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फंड यू, ओनली देन द IMF विल बी लायबल टू गिव अ लोन टू अ कंट्री। एंड एज यूजुअल्स, एज पर द रिपोर्ट्स, IMF फंड्स के लिए पाकिस्तान ने बिहाइंड क्लोज डोर्स पॉलिटिकल बार्गेनिंग भी की है। But only according to some resources and sources, Washington gave the green light to the IMF bailout on only one single condition, that is the de-escalation of this war with India. Now just to understand on a wider terms, एक future prospect के बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान अगर अभी भी अपने economic stability के ऊपर invest नहीं करेगा तो what can be their economic crisis coming down in the future. If we go by the reports and the facts, आज पाकिस्तान के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ल्ड लेवल पे बिल्ड करने के लिए पैसे एक्चुअली में नहीं है। इफ यू ओनली टॉक अबाउट देयर पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट डेड। प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका टैक्सेशन सिस्टम वीक है, इलाइट लोग टैक्स ही नहीं देते हैं और शॉर्ट टर्म स्पेक्युलेटिव पॉलिसीज ने लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स को ब्लॉक करके रखा है। Even the Pakistan economists in some of their reports have stated earlier, the low investment trap और declining labor productivity की वजह से इकोनॉमी का potential almost खत्म होता जा रहा है। If you even look at the foreign countries are also blocking out their capital out of Pakistan and they are basically taking exit from the country. Countries like US, UK, UAE have actually already started taking out their capital from the country already. Even पाकिस्तान का total market sentiment भी in terms of investment proper negative हो चुका है। But let us be honest कि ये economic collapse एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। It was actually built slowly over the decades.
there actually has been a lot of problems with the country itself. There has been a lot of poor governance. Army has been constantly interfering the political decisions of the country. There is no actual real investment into people, health, education and even innovation that is happening inside the country. Foreign aid पे पाकिस्तान अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है और अब ये 2025 के जियोपॉलिटिकल फॉलआउट ने इस कोलैप्स को और भी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है. एंड टू गेट टू नो दिस कि अब पाकिस्तान को IMF के फंड्स भी सिर्फ एक ब्रीदिंग टाइम दे रहे हैं बट कोई रिकवरी नहीं. बिकॉज दे कैन ओनली यूज दोज लोन्स टू रिपे द ओल्डर लोन्स एंड नॉट डू एनी इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री. एंड अब एक्चुअल सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान को कौन बचाएगा, बट सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए रेडी है. अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी सिर्फ पाकिस्तान की है तो एक्चुअल में सोच के देखो, इन टुडेज टाइम अगर कोई भी कंट्री अपने रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इग्नोर करे तो कल उसका भी ऐसा सेम हाल हो सकता है जो आज के टाइम पे पाकिस्तान का हो रहा है. पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक कंडीशन एक कॉशनरी टेल है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, फॉर पीपल हु आर पॉलिसी मेकर्स एंड फॉर एवरी सिटीजन. सो इट इज एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशंस लीडर and every citizen of that nation that they contribute equally to the development of a country. अगर आपको आज का ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा तो मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान कमिंग डिकेड में रिकवर कर पाएगा या नहीं. और यू कैन जस्ट लेट मी नो योर जनरल थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो. एंड ऑब्वियसली इफ़ यू लाइक केस स्टडीज ऑफ दिस सॉर्ट देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस कमिंग वीक्स में आने वाली है रेगुलरली. एंड इफ़ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो यू कैन ऑल्सो हिट द लाइक बटन. So this is Dharya signing off, and I'll meet you in the next video with an impactful topic very soon. Until then, goodbye, tada.